नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है और उससे पहले ये भी समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। आप लोगों ने 11th-12th में देखा होगा कि अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, जिनमें से एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज का जो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इन दोनों के बीच के अंतर को अच्छी तरह से पुनः एक बार रिवाइज कर सकें, समझ सकें। ये क्वेश्चन आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आने की पूरी संभावना रहती है। सरल प्रश्न है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इन दोनों के अंतर क्या है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म। व्यष्टि यानी सूक्ष्म, और सूक्ष्म का मतलब है यहाँ पे हम जिस इकाई का अध्ययन करते हैं वो एक इकाई होती है, इंडिविजुअल इकाई होती है। अगर आप किसी फर्म का, किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक एक इकाई का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो ऐसा अध्ययन व्यष्टि अध्ययन कहलाता है या सूक्ष्म अध्ययन कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत क्या है, क्या रखी गई है, उसकी लागत कितनी आ रही है, उसका उत्पादन का स्तर क्या है। तो ये सभी बातें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यापक। देखिए यहाँ पे इनके नाम तो हैं व्यष्टि व समष्टि। व्यष्टि का तो मतलब होता है सूक्ष्म और समष्टि का अर्थ होता है व्यापक, उल्टे हैं। वह का स से और स का वह से। व्यष्टि यानी सूक्ष्म और समष्टि यानी व्यापक। व्यापक मतलब जिसमें सभी का समावेश हो। जब हम कभी भी बात करते हैं समग्र रूप की, जब हम बात करते हैं एग्रीगेट रूप की, जब हम बात करते हैं टोटल रूप की, कुल उत्पादन, किसी देश का कुल उत्पादन, किसी देश में रोज़गार की स्थिति, किसी देश की कुल जनसंख्या, किसी देश में महंगाई का स्तर, किसी देश की राष्ट्रीय आय, तब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे होते हैं। तो देखिए, जब अध्ययन की एक इकाई का या इंडिविजुअल इकाई का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन जब समग्र रूप से पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र एक एक इकाइयों को मिलाया जाएगा तो वो आगे जाके समष्टि अर्थशास्त्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम अंतर देखते हैं। अंतर जानने से पहले देखो, इस टेबल में जिस तरीके से आपको अंतर समझाए गए हैं यही सही तरीका है। किसी भी प्रश्न में जब आपको दो कंसेप्ट में या दो बिंदुओं में अंतर पूछा गया हो तो यहाँ पे जो भी आपके पास दो टॉपिक हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप हमेशा इस टेबल फॉर्म में दें, जिसमें देखिए हमने इस टेबल को 4 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो क्रम संख्या का है, जिसमें 1 से लेके 7 तक दिए गए हैं। दूसरा अंतर का आधार बिंदु। देखिए, अंतर का आधार का मतलब किस बिंदु पे, किस बात पे आप दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, जो भी दो कंसेप्ट हैं, जो भी दो टर्मिनोलॉजी है। तीसरी व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर पूछा है तो पहली व्यष्टि होगी और दूसरी समष्टि होगी। तो इसी रूप में आपका आंसर देना है। इस टेबल के रूप में जब आप आंसर देते हो तो आपके नंबर परीक्षक ज़्यादा देगा। अदरवाइज़ आपने सही लिखा भी हो लेकिन अंतर आपने ढंग से नहीं दे रखे हों तो आपके नंबर आने की संभावना कम रहती। तो देखिए, पहला जो अंतर है वो है अध्ययन की इकाई। ये हमने इसके परिभाषिक रूप में भी देखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन की इकाई होती है वो इंडिविजुअल होती है, एक सिंगल होती है, एक व्यक्तिगत इकाई होती है। एक फर्म होता है, एक दुकान होता है, एक व्यक्ति होता है। तो जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं तो वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, और जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, पूरे देश की बात कर रहे होते हैं
जैसे आप देखते होंगे जीडीपी के आंकड़े आते हैं, हमारी ग्रोथ रेट के आंकड़े आते हैं, हम कंपेयर भी करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो ये जो आंकड़ा है वो समष्टि अर्थशास्त्र की देन है। ये जो आपकी जनसंख्या गणना होती है ये भी सब आपका समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। यहाँ पे पूर्ण अर्थव्यवस्था को इकाई माना जा रहा है, जबकि वहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग इकाइयों को एक इकाया मान जाता है। मान्यता क्या है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता होती है, वह रोजगार, सरकार का दखल नहीं होता, स्वतंत्र कीमत स्तर होता है। देखिए, इनका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र उसका मानना ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता ये आपकी आगे डिटेल में भी आएगा जब हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ पे बायर और सेलर वेल नॉलेजेबल हों, जो इनके पास अच्छी जानकारी हो, कंपटीशन पूरा है बाज़ार में, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, कोई फर्म एंट्री है, कोई की भी एग्जिट हो सकता है, लगभग एक जैसे कीमत रहते हैं, एक जैसी क्वालिटी होती है। और हम ये मानते हैं कि पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन है, रोज़गार की भी स्थिति अच्छी है, इसीलिए सरकार का दखल नहीं होता और स्वतंत्र कीमत स्तर है। हर बंदा मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमतें तय की जाती हैं। लेकिन वास्तव में इसके उलट होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है? उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है। देखिए, आजकल आप देखते होंगे सरकार कोटा जारी करती है, जैसे पीडीएस के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या जो राशन प्रणाली है आपकी, उसमें किस बेल्ट को कितना गेहूँ दिया जाएगा, कितनी चीनी दी जाएगी। अभी जब कोरोना काल था, हम सब जूझ रहे थे, अर्थव्यवस्था की स्थिति मंद थी, लोगों की इनकम सोर्सेज कम हो गए, तो सरकार ने जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उनका जो कोटा था, उनको जो गेहूँ चीनी के रूप में जो सामान मिलता था वो बढ़ाया, दाल भी इन्होंने देना शुरू किया। तो ये जो चीज़ें ये पहले से तय कर लेते हैं भाई इस महीने हमको क्या करना है, अगले महीने क्या करना है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र से संभव है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं ताकि संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए, कि जो भी एक जैसे एक संस्था है उसके पास कितने संसाधन हैं, तो वो उन संसाधनों को कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करे, कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, उसमें हमारा ध्यान होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों में यहाँ ये देखा जाता है कि कैसे कंट्री का प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया जाए, कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का जो पॉइंट है वो अचीव किया जाता है। देखिए, हमने पहले वाले पॉइंट में देखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तो पहले से ही पूर्ण रोजगार को मानता है, जबकि समष्टि में ऐसा नहीं है। हम यथास्थिति करीब होती है समष्टि, और वो जानती है कि पूर्ण रोजगार जो है वो वर्तमान में देश हासिल नहीं कर पाया है, तो उसको कैसे हासिल करे उसको, तो उसके लिए उत्पादन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो लागू की जाती हैं। अच्छा, विश्लेषण में का जो उपकरण है, जो टूल है, जो मेजरली व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत का उपकरण है, मतलब कीमत के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, जबकि इसमें आपका राष्ट्रीय आय का स्तर होता है कि किस प्रकार से नेशनल इनकम आगे हो रही है, पीछे हो रही है, कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, जीडीपी क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अध्ययन की स्थिति। देखिए, हमने ये देखा है कि इसमें एक इंडिविजुअल यूनिट व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, और हम ये मानते हैं कि वे संतुलन की स्थिति में होती है, जबकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और ये माना जाता है कि जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो असंतुलन की स्थिति में है। आइए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसमें, कोई नहीं। देखिए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन का प्रकार। देखिए, संतुलन हमेशा स्थिति के अनुसार बनता बिगड़ता रहता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन पाया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन पाया जाता है। परिवर्तन, व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि देश की जो इकोनॉमी है वो जैसे पहले थी वैसे ही चल रही है, लेकिन फिर भी ये संभव है कि कोई उद्योग आगे जा रहा है और कोई उद्योग पीछे हो रहा है। ये संभव है कि स्टील सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन आईटी सेक्टर फिर भी अच्छा कर रहा है। लेकिन समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब
समष्टि की जो स्थिरता है उसमें आपका इंडिविजुअल का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। टोटल डिमांड कम है तो आप पे तो इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन आपकी डिमांड कम है इसलिए टोटल पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ सकता। अच्छा, एक इनमें बहुत बड़ा विरोधाभास समझा जाता है कि बचत का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धन बचाए तो वो अच्छा माना जाता है उसके लिए कि उसके आगे के लिए काम आएगा, लेकिन समष्टि की दृष्टि में ये घातक होता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी आय को बचा रहा है, उससे खर्चे कम कर, अगर ऐसे सभी अपनी आय में से बचत बचाने लग जाएंगे और खर्चे कम करेंगे तो फिर जो स्थिति होगी वो ये होगी कि मांग में कमी हो जाएगी। तो जो चीज़ व्यष्टि के हिसाब से अच्छी हो जरूरी नहीं वो समष्टि के हिसाब से भी हो। तो यहाँ पे आज हमने जो डिफरेंस देखा व्यष्टि और समष्टि में देखा है, जो बेसिकली डिफरेंस है वो यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक इकाई का इंडिविजुअल यूनिट अध्ययन होता है, जबकि समष्टि में पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में अध्ययन होता है। जब हम उपभोग की बात करते हैं, जब हम उत्पादन की बात करते हैं, जब हम कीमत स्तर की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली के अंदर व्यष्टि का अध्ययन कर रहे होते हैं। वहीं जब हम कुल रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, जब हम कुल उत्पादन की बात करें, जब हम सामान्य कीमत स्तर की बात करें, तब हम बात कर रहे होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। देखिए, दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यष्टि के बिना समष्टि और समष्टि के बिना व्यष्टि अधूरा है। धन्यवाद बच्चों।